नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले ही खास चर्चा करेंगे कि चुनावी महासंग्राम जो बिहार में चल रहा है, इसमें पीएम मोदी ने किस तरह की ललकार दी है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में 2 रैलियां कर रहे हैं, एक तो समस्तीपुर में और दूसरा बेगूसराय में। तो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ललकार है चुनावी महासंग्राम में, कौन कौन से मुद्दे प्रधानमंत्री खासतौर पर उठा रहे हैं, और यह भी कि बिहार में किस तरह से प्रचार चल रहा है और कैसा घमासान, चुनावी घमासान चल रहा है, इसी पर खास चर्चा। और इसके बाद आज बात करेंगे कि क्या मुस्लिम ओबीसी आरक्षण पर ममता बनर्जी फंस गई हैं क्या। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि अब मुस्लिम युवा ममता सरकार के खिलाफ रैली निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम आरक्षण की पैरवी हम खुद करेंगे, हमारे खुद के वकील जाएंगे, क्योंकि ममता सरकार पर शायद भरोसा नहीं रहा। तो क्या ममता बनर्जी फंस गई हैं, इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अगले साल वहां विधानसभा चुनाव होना है। और इसके बाद एक और मुद्दे की बात करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल के प्रसिद्ध शबरीमला मंदिर गई थी दर्शन के लिए। तो वहां उनके मैनेजमेंट, उनके प्रोटोकॉल की जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो विवादित बयान देते रहे हैं, जिनकी सनातन में आस्था नहीं। तो बीजेपी सवाल उठा रही है कि आखिर क्यों इस तरह के लोगों को रखा गया। वो केरल सरकार के मंत्री भी हैं और हाल में विवाद भी हुआ था, शबरीमला मंदिर में सोने की चोरी का भी आरोप लगा है, वो भी सवाल है। तो इन सभी मुद्दों पर होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर से किया बिहार के लिए चुनावी शंखनाद। फिर बनेगी बिहार में एनडीए की सरकार। आरजेडी और कांग्रेस की कुटिल मंशाओं से जनता को किया सावधान। कहा इनका एकमात्र उद्देश्य राज्य को अंधेरे और अराजकता में भरे पुराने दिनों में वापस धकेलना। बिहार के सियासी रण में दिग्गजों का धुआंधार प्रचार। भाजपा की ओर से अमित शाह सिवान और बक्सर में कर रहे हैं चुनावी रैली। तो सहरसा में बोले तेजस्वी, बिहार को नंबर 1 बनाना लक्ष्य। बीजेपी का हमला, कहा बड़े चुनावी वादे कर जनता को मूर्ख बनाना बंद करे विपक्ष। पीएम मोदी ने रोजगार मेले में प्रदान किए 51,000 से भी अधिक नियुक्ति पत्र। नवनियुक्त युवाओं को संबोधन में बोले पीएम, विकसित भारत में युवाओं की भूमिका अहम। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन सदस्यों पर आतंकी समूहों को बचाने पर उठाए सवाल। कहा कि जब सुरक्षा परिषद का एक सदस्य खुलेआम पहलगाम जैसे बर्बर आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेता है, तो इससे बहुपक्षवाद की विश्वसनीयता पर पड़ता है गहरा असर। दिल्ली पुलिस के छापे में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश। 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली में अधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में ब्लास्ट करने की बना रहे थे योजना। पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुस्लिम युवाओं ने खोल दिया मोर्चा। ममता बनर्जी पर ठीक से कोर्ट में नहीं पैरवी करने का लगाया आरोप। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अब मुस्लिम संगठन खुद रखेंगे अपने वकील। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शबरीमला मंदिर में दर्शन के दौरान प्रोटोकॉल में लगे मैनेजमेंट कमेटी पर बीजेपी ने उठाए सवाल। केरल की वामपंथी सरकार के मंत्री और मंदिर समिति के अध्यक्ष वसावन पर भगवान अयप्पा का अनादर करने का लगाया आरोप। ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले खास चर्चा खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा होगी बिहार के चुनावी महासंग्राम की, जहां पीएम मोदी आज ललकारे हैं। पीएम मोदी आज दहाड़े हैं, उन्होंने ललकार दी है 2 रैलियों के माध्यम से। दरअसल बिहार में चुनावी हलचल के बीच पीएम मोदी आज समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम पहुंचे। सामाजिक न्याय के प्रणेता और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को उनके निवास पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार के लाल, जिसे गुदड़ी के लाल के नाम से भी जाना जाता है, कर्पूरी ठाकुर, उनको सम्मानित करके हर बिहार वासियों का गौरव बढ़ाया है। बिहार में अपनी चुनावी रैली को आगाज करते हुए पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि हाथ उठाकर अपने मोबाइल की लाइट जलाएं। जब सभी लोगों ने लाइट जलाई तो पीएम ने कहा, जब हर हाथ में लाइट है
तो फिर लालटेन का क्या काम? पीएम ने लालू यादव परिवार पर तंज कसते हुए कहा कि याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हजारों करोड़ रुपए के घोटाले में ये जमानत पर हैं। वो चोरी के मामले में जमानत पर हैं। चोरी की इनकी आदत है। ये अब जननायक की उपाधि भी चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलकर पिछड़े के हितों को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार गरीबों की सेवा कर रही है। गरीबों के पक्के घर, मुफ्त अनाज, मुफ्त इलाज, पेयजल सहित हर घर शौचालय, हर सुविधा एनडीए की सरकार दे रही है। और उधर महागठबंधन में सीएम पद की उम्मीदवारी मिलने के बाद आज से आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी सक्रिय हो गए। सहरसा में उन्होंने पहली रैली को संबोधित करते हुए नीतीश सरकार की नाकामियों पर कड़ा प्रहार किया। कहा नीतीश कुमार पलायन नहीं रोक पाए। हमारी सरकार आएगी तो नया बिहार बनाएंगे। मेरा सपना है भ्रष्टाचार मुक्त बिहार। हालांकि गठबंधन के नेता राहुल गांधी का चुनाव प्रचार होना अभी भी बाकी है, लेकिन बिहार चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ऑफिस में पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी की 25वीं पुण्यतिथि मनाई गई। वही सीताराम केसरी जिन्हें पद से हटाकर सोनिया गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाया गया था। और क्या हुआ था वो हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन बिहार के तेज तर्रार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा लबारू को बिहार प्रभार से मुक्त करने की खबर ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में कांग्रेस में जान फूंकने में कृष्णा लबारू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो महत्वपूर्ण कड़ी थे, लेकिन ठीक चुनाव के वक्त पदमुक्त कर देना दबाव की सियासत ही मानी जा सकती है। आरजेडी के साथ वर्षों पुराने गठबंधन में कांग्रेस पहली बार अपनी खोई जमीन तलाशने की कवायद कर रही थी, लेकिन अंततः कांग्रेस पार्टी को लालू यादव की नीतियों पर ही चलने को मजबूर होना पड़ा है। तो सवाल यह है कि महागठबंधन को सीएम चेहरा तो मिल गया, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस 5 सीटों पर आज भी फ्रेंडली फाइट, दोस्ताना फाइट क्यों लड़ रहे हैं? वीआईपी और कांग्रेस क्यों आपस में लड़ रही है? वाम दल और कांग्रेस भी क्यों आपस में लड़ रहे हैं? यह कड़ी महागठबंधन की लड़ाई की धार को कमजोर कर रही है। कितनी कमजोर कर रही है, इस पर भी करेंगे चर्चा। तो बिहार में प्रचार जबरदस्त, प्रचार की धार धुआंधार चल रही है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचे और वहां आरजेडी और कांग्रेस पर उन्होंने जबरदस्त निशाना साधा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जमानत पर बाहर घूम रहे लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम जननायक कर्पूरी ठाकुर की प्रेरणा से सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझसे ज्यादा पता है। मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जमानत पे, और जो जमानत पे है वो चोरी के मामले में जमानत पे है। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी बाबू का ये अपमान कभी नहीं सहेंगे। और पीएम के हमले के बाद अब बात सीएम के हमले की। सीएम नीतीश कुमार ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने परिवार के विकास के लिए ही राजनीति करते हैं। सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है। परिवार, कोई भी परिवार के लिए, और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा। तो वहीं आरजेडी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का दावा है कि वो टूटी फूटी बात नहीं करते, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। तेजस्वी का एकमात्र लक्ष्य है कि बिहार को जो है नंबर 1 बनाना है। और हम टूटी फूटी और झूठी बातें नहीं कहते हैं।
कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं। आप सब लोगों को पता है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहेंगे वो करेंगे। पहले हम आपको बता रहे थे कि बिहार में जो चुनावी महाघमासान चल रहा है उसमें प्रचार धुआंधार चल रहा है और नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। इससे पहले भी हमने आपको कुछ बयान दिखाए थे। अब हम आपको कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान दिखाते हैं, जिन्होंने एनडीए के सीएम चेहरे को लेकर सवाल उठाया कि उनकी तरफ से सीएम है कौन। सबने अपनी लिस्ट रिलीज कर ली। मुझे बताइए, क्या एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई? क्या एनडीए ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिखाया? तो हम तो सब कुछ बता रहे हैं, फिर भी आप हमसे पूछ रहे हैं। और इन सब के बीच ये जो मुद्दा उठा है और जो बिहार चुनाव में मुद्दे उठे हैं, तो बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस महिला और दलित विरोधी है। इसी कांग्रेस ने सीताराम केसरी जी का कदम कदम पर अपमान किया था और यहां तक कि कांग्रेस ने अध्यक्ष पद की भी चोरी कर ली थी। आज का दिन हमें याद दिलाता है कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों के अधिकार छीनने के लिए क्या कुछ कर सकती है। इन लोगों के लिए सिर्फ अपना परिवार ही सबसे बड़ा है। और आपने टीवी पर भी देखा होगा, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे सीताराम केसरी। हमारे बिहार का गर्व थे सीताराम केसरी। इस परिवार ने सीताराम केसरी जी को उनके घर में बाथरूम में बंद कर दिया। इतना ही नहीं, उनको उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और सीताराम केसरी के पास जो कांग्रेस का अध्यक्ष पद था, इस परिवार ने उस अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। साथियों, ये ऐसे लोग हैं जिनको आपके परिवार की कोई चिंता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए और ये घटना जो जिक्र कर रहे थे, ये कांग्रेस की दिल्ली ऑफिस में, यहीं एआईसीसी के ऑफिस में घटी थी, उसी का हवाला दे रहे थे। बहरहाल बिहार चुनाव में ये तमाम मुद्दे उठ रहे हैं प्रचार के दौरान। इसी पर आज खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल भी जुड़ रहा है। हमारे साथ है अनिरुद्ध प्रताप सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनिरुद्ध जी। साथ में हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन जी, आरजेडी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत राकेश रंजन जी। हमारे संवाददाता मधुरेश नारायण जुड़े हुए हैं और साथ में विनोद मिश्र जी, हमारे सलाहकार संपादक, यहीं पर हमारे साथ स्टूडियो में बगल में। सीधे पहले मधुरेश के पास चलता हूं। मधुरेश, सीताराम केसरी जी का कांग्रेस ने लंबे समय के बाद सम्मान किया। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जिस सीताराम केसरी जी को जबरन हटाया गया था? बात सिर्फ पद से हटाने की नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी अभी जिक्र कर रहे थे और मैं भी उस समय रिपोर्ट के समय बोल रहा था कि ये आरोप है कि उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया था। ये आरोप है कि कांग्रेस के कुछ लोगों ने उनको उठाकर और 24 अकबर रोड, उस समय कांग्रेस की ऑफिस हुआ करती थी, उसके गेट के बाहर रख दिया था। उन्हीं सीताराम केसरी जी का आज कांग्रेस सम्मान कर रही है, इसलिए प्रधानमंत्री इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। हाँ, देखिए, सीताराम केसरी की ही सिर्फ बात नहीं है। अगर जननायक कर्पूरी ठाकुर की भी बात करें तो कुछ ऐसा सा ही मसला था। जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कभी जात की राजनीति नहीं की, जमात की राजनीति की। एक पूरे वर्ग के वो नेता थे और कहे तो पूरे बिहार के नेता थे। उन्होंने आरक्षण की सीमा बढ़ाई, इसके लिए उन्हें निश्चित रूप से विरोध का सामना तो करना ही पड़ा था। और लेकिन आज यही उन्हीं की देन है कि आज ओबीसी, ईबीसी जैसी आरक्षण जो है वो दबे और पिछड़े लोगों को मिल रहा है, जिसका लाभ लेकर के आज बिहार का एक बड़ा वर्ग जो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बात करें, जननायक कर्पूरी ठाकुर की बात हर राजनीतिक पार्टी करती है, लेकिन एनडीए ने असल मायने में उन्हें सम्मान दिया। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए की तरफ से उनको भारत रत्न का सम्मान दिया गया। जबकि अगर बात करें लालू प्रसाद यादव के काल की, तो उन्होंने एक बार ऐसा एक वाकया सुनाया जाता है कि उन्होंने एक बार जीत मांगा तो ये कह के ठुकरा दिया गया कि जीत में तेल नहीं है। तो सम्मान देना एक अलग बात होती है
और वक्त पर सम्मान देना एक अलग बात होती है। बिल्कुल। अब जो सम्मान दिया जा रहा है वो मौके का है, वो मौके को समझते हुए फायदे के लिए दिया जा रहा है। और अगर उस वक्त सम्मान दिया जा रहा होता तो वो जेन्युइन होता, उस जी। व्यक्ति को समर्पित होता। ठीक है, जी। ठीक है, मैं लौटता हूं मधुरेश आपके पास। विनोद जी, जिस तरह की बात आज प्रधानमंत्री ने उठाई है, जो सवाल उठाए हैं, वो सवाल तो गंभीर हैं, क्योंकि जो अभी मैंने मधुरेश से पूछा, यही सीताराम केसरी जी हैं जिनके साथ क्या क्या व्यवहार हुआ, बिहार से ही उनका ताल्लुक था, और आप जानते हैं कि किस पिछड़े समाज से उनका ताल्लुक था। उसके बावजूद कांग्रेस की तरफ से ये व्यवहार हुआ, और अब जाकर के जब सम्मान हो रहा है और इस तरह की बात वहां पर कांग्रेस कर रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल अपने संबोधन में उसी मुद्दे को छुआ है जिस मुद्दे पर शायद कांग्रेस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। लाल जी, सबसे पहले तो आज से बिहार में चुनावी फिजा में एक नई ताजगी आई है। आज से प्रधानमंत्री मोदी खुद चुनावी रन में एक बड़ी आप देखा है, समस्तीपुर से लेकर बेगूसराय तक ललकारते हुए दिख रहे हैं जी। तो जाहिर सी बात है कि अपोजिशन के में भी जो खेमे हैं उसमें भी आप तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है। बिल्कुल। जिस बात के लिए उनकी मांग रही थी महागठबंधन से, उनके वो भी मांग ली गई है। अब वो डिप्टी चीफ अब सीएम के पद के वही दावेदार है जी। तो वो एक ताकत उनको भी मिली है, और आज वो सहरसा बख्तियारपुर में भी जनसभाएं की है। तो ये बिहार का जो नजारा होना चाहिए इस लोकतंत्र में वो दिखने लगा है। भीड़ जुट रही है, सारी रैलियों में भीड़ जुट रही है। आने वाला समय बताएगा कि इस भीड़ को वोट में कौन सी पार्टी बदलती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने इन सभाओं में जो बात की चर्चा की, वो ऐसे ही चर्चा नहीं हुई है। इस चर्चा के पीछे रीजन मैं बताता हूं जी। 25 साल सीताराम केसरी के मृत्यु के हो गए, और 25वें पुण्यतिथि अगर कांग्रेस के दफ्तर में मनाया जा रहा हो, इसे क्या कहेंगे कि आपने सीताराम केसरी के मृत्यु के 25 साल तक उनके पुण्यतिथि में कभी याद नहीं किया। याद ही नहीं किया। अचानक बिहार के चुनाव में के आते ही आपको लगा कि ये कोना छूट गया था तो इसको भी आप कर लेते हैं। और राहुल गांधी गुलाब का फूल से देखिए कि उनके श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि इस केसरी को, जो बिहार में एक चर्चित और उस समय के सबसे प्रतिष्ठित नेता थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, क्या उनको इस तरह से फेंक देना, क्या ये एक तिरस्कार नहीं था? सोनिया गांधी अध्यक्ष बनती, उसमें कौन रोक सकता था? बिल्कुल। लेकिन सीताराम केसरी का एक इतिहास बन गया उस समय में, जो आपने अपमान किया, और कांग्रेस शायद इस कलंक से कभी मुक्त नहीं हो सकता। राहुल गांधी भले ही आज ईबीसी ओबीसी जितने भी बात कर लें, लेकिन जब जब ये बात करेंगे सीताराम केसरी का, वो चेहरा जो है वो एक छपा हुआ है, बिल्कुल, उससे वो मुक्त नहीं होंगे। बिल्कुल। तो आज बिहार में उन सारी मुद्दों को पीएम ने उठा के चुनावी फिजा में, जैसे पीएम ने कहा कि जैसे तेजस्वी ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, तो पीएम ने कहा कि इनके परिवार के सारे लोग जमानत पे हैं, और ये भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं। तो ये डिस्कोर्स जो पीएम ने आज बदला है, मैं कह रहा हूं चुनावी रण में एक नई ताजगी लौटी, एक नई ताजगी लाई है। लेकिन डॉक्टर राकेश रंजन, आपके लिए जो सवाल हैं वो बहुत सारे पुराने सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। नई ताजगी तो लाई जा रही है। पुराने सवाल क्या हैं? पुराने सवाल हैं, पीएम कह रहे हैं कि बार बार ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि जमानत पर हैं, बार बार ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह का जंगल राज हुआ करता था, बार बार ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि लालटेन का युग हुआ करता था, अब मोबाइल की लाइट का युग है। बताइए इन सवालों को बिहार की जनता के सामने इस चुनाव में कैसे लेकर जाएंगे, कैसे जवाब देंगे? जी, आप सभी को मेरा नमस्कार। 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 अभी महागठबंधन से एनडीए पूरी सरकार इतनी डरी हुई है, और रियलिटी ये है कि, और शायद पूरे देश की जनता की भी बात जो है, और बिहार की जनता की बात कर रहा हूं, कि पीएम मोदी जो है उनके बातों पे कोई भरोसा नहीं कर। अच्छा, क्यों? जी, क्योंकि उनका काम है आकर के झूठ बोल जाना, जुमला फेंक जाना, और तमाम तरह के वायदे कर जाना, और जानते हैं कि वायदे के बाद आएंगे लोग बता देंगे कि तो हमारा जुमला था, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी हमने बोल करके चले गए। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने कभी
ये अपने ही वादों पे कभी एक बार भी उन्होंने बोला? पिछली बार आए थे, पिछले 3 बार से आकर के बोल रहे हैं कि हम अगली बार आएंगे तो यहाँ के चीनी मिल से के चीनी से चाय पी करके जाएंगे। लेकिन अगली बार आते हैं फिर वही बात बोलते हैं। तो जनता जानती है, बिहार की जनता जानती है कि ये जो 20 सालों का जो कुशासन और 11 सालों से दोनों लोग मिल करके ये विकास नहीं विनाश के रास्ते पे जो ये सरकार लेकर के जा रही है, तो उनके बातों पे इसलिए यहाँ बिहार में कोई असर नहीं हो रहा। पूरा बिहार जो है एकजुट होकर के तमाम जो लोग इस सरकार से त्रस्त है, वो लोग इस सरकार को बदलने के लिए, चाहे वो पीएम आ जाए एक बार नहीं, वो 36 बार आ जाए, 40 बार आ जाए, कोई भी उनके बातों पे भरोसा नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि वो सिर्फ घोषणावीर है, जुमलावीर है। ये सारी चीजें तो हमें कोई उनको सीरियसली कोई नहीं ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, प्रचार का फोकस यही रहेगा, प्रचार का फोकस जो है वो यही रहेगा, जंगल राज, भ्रष्टाचार, हाँ, ये पूरा परिवारवाद, यही सब पूरा फोकस रहेगा जो आज प्रधानमंत्री ने बहुत जोर शोर से उठाया। पूरा प्रचार एनडीए का लगभग इसी लाइन पर चलेगा। आज पीएम और सीएम दोनों ने डबल अटैक किया। देखिए, फोकस ही नहीं रहेगा, ये तो जनता को बताना पड़ेगा कि कांग्रेस किस तरीके से केसरी और केसरिया दोनों से नफरत करती है। लालू का जंगल राज सबको बताना पड़ेगा, किस तरीके के 118 नरसंहार हुआ। और ये लोग बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं। लालू जी, मतलब सोचिए, इस दुनिया में कौन आदमी होगा कि 4 बार कन्विक्टेड हुए लालू जी जाके वोट मांग क्यों नहीं लेते हैं? कौन वोट देगा उनको? कोई वोट नहीं देगा। सबको पता हुई जंगल राज है। उसके बाद तेजस्वी यादव जो खुद को नॉमिनेटेड करते हैं कि हम सीएम कैंडिडेट हैं, ऑलरेडी उनके चार्ज शीटेड है। राहुल गांधी जो कि 32 मुकदमे दर्ज है उनके ऊपर, 16 में जमानत पे घूम रहे हैं, और इनके ऊपर कोई राजनीतिक आंदोलन के मुकदमे नहीं दर्ज है कि राजनीतिक आंदोलन के गमला फेंकने वाले दर्ज है। इनके ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार, हीनियस क्राइम के, मतलब पशुओं का चारा खाने का, किसी के मुर्गी चोरी करने का, किसी के ऊपर आर्थिक भ्रष्टाचार, किस तरीके से मुकदमे दर्ज हैं। आप देखिए, उसके बाद ये लोग 10 सेकंड, ये लोग ओबीसी, एससी, एसटी, हर समाज से नफरत करते हैं। ये बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिए क्योंकि वो दलित थे। कर्पूरी ठाकुर को पूरा परिवार तो भारत रत्न ले गए, कर्पूरी ठाकुर साहब को भारत रत्न नहीं दे पाए, ये जननायक थे, लेकिन वो भारत रत्न नहीं दिए। और राहुल गांधी उसी परिवार से आते हैं, दादा नाना सब लोग भारत रत्न लेके बैठ गए। लालू जी इतनी नफरत करते हैं। अभी कुछ दिन पहले अंबेडकर जी की तस्वीर है, चलो ठीक है, नेहरू जी से गलती हो गई, उन्होंने चोरी से अंबेडकर जी को हरवा दिया था, लेकिन कम से कम लालू जी जिसको कहते हैं मसीहा ये है, उनकी पैरों पे तस्वीर अपने पैरों के नीचे रखी हुई थी। तो इस तरीके से इन लोगों की मानसिकता है, भ्रष्टाचार इनके आज आप लोगों ने स्वर्गीय सीताराम केसरी जी का भी नाम जोड़ दिया। कांग्रेस जो है वो 25वीं पुण्यतिथि मना रही थी, आपने उनका नाम भी जोड़ दिया कि भाई इनका भी अपमान किया है। देखिए, हम लोग तो बचपन से केसरी जी की तस्वीर वही देखते आए हैं कि वो धोती उनकी खुल गई है, और 4 कांग्रेसी नेता, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की माता जी का टाइम था, उस टाइम तो उन्होंने उठा के, वो लोग उठा के बाहर अकबर रोड के बाहर। ठीक है, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं अनिरुद्ध जी। मधुरेश ये बताइए, ये सब चीजें प्रचार में तो मुद्दे उठेंगे बहुत सारे, लेकिन जरा महागठबंधन की तरफ से क्या जो कुछ सीटों पर वो पेच फंसा हुआ था, सीएम और डिप्टी सीएम तो चलिए अशोक गहलोत जी ने अनाउंस कर दिया, लेकिन जो कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ था उसमें कुछ बात बनती हुई दिख रही है? कोई विड्रॉ करेंगे या बैठेंगे या कुछ ऐसा? क्योंकि नामांकन वापसी का जो है वो उसकी तारीख तो अब खत्म होने वाली, तो अब जो है क्या ऐसा लग रहा है कि ये फ्रेंडली फाइट हो करके ही रहेगी? लालचंद जी, नामांकन वापस लेने की जो तारीख है वो कल शाम 3 बजे खत्म हो गई है, खत्म हो चुकी है। और हाँ जी, खत्म हो चुकी है, और लगभग 3 जो प्रत्याशी हैं उन्होंने नामांकन वापस लिया है, जो फ्रेंडली फाइट वाले सीट पे के प्रत्याशी थे। बाकी एज इट इज स्थिति बनी हुई है, और जहां तक एक दूसरे को समर्थन देने की बात है, ऐसी भी अभी कोई घोषणा की नहीं गई है। तो ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंडली फाइट वाली स्थिति ज्यादातर सीटों पे बनी हुई थी, अभी भी लगातार बनी हुई है, और महागठबंधन के प्रत्याशी हो या फिर उनके कार्यकर्ता हो, उनके लिए बड़े असमंजस की स्थिति है, क्योंकि जो पार्टी के आला अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो भी बैठ करके इस समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, और ऐसे में जनता के बीच जा करके जवाब देना एक बहुत मुश्किल का काम हो गया है। जैसे बात करें, आज प्रधानमंत्री बेगूसराय में थे, बेगूसराय में ही एक बछवाड़ा सीट है, वहां पे सीपीआई-एमएल भी खड़ी है और आरजेडी भी खड़े, लेकिन वापस लेने की तारीख खत्म हो चुकी है, और मतदान 6 तारीख ऐसी लगभग 8 सीटें हैं, है ना? लगभग 8 सीटें जी, हाँ, ठीक है, लगभग 8 सीटें हैं जिसपे फ्रेंडली फाइट की स्थिति बनी हुई है। विनोद सर ये बताइए,
ये कोई मतलब मुझे लगता है फ्रेंडली फाइट कहने की बात होती है, फाइट फ्रेंडली तो होती नहीं जब कैंडिडेट वहां पर एक दूसरे के खिलाफ प्रचार करते हैं, फाइट फ्रेंडली तो नहीं होगी और महागठबंधन की ये मुश्किलें बढ़ाएगी। ये एक नासूर सा रह गया। ये कल सुधांशु जी एक सवाल उठाए थे कि आप वोटर लिस्ट पे तो सवाल उठा रहे हैं, जो करोड़ों की वोटर लिस्ट है, और आप 243 सीट में से कौन किस सीट पे लड़ रहा है इसका लिस्ट अभी तक नहीं निकाल पाए। तो ये सवाल तो महागठबंधन के लोगों से तो पूछा जाएगा, हमेशा ये पूछा जाएगा कि भाई ये तेजस्वी को जितनी जल्दीबाजी थी सीएम फेस के अनाउंस करने का, उतनी जल्दीबाजी क्यों नहीं इस मामले में हुआ कि सीट शेयरिंग के मामले में कांग्रेस को भी एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन हो, वीआईपी को भी हो और वामपंथी दल को भी। सबसे पहले अगर इस महागठबंधन में लिस्ट जारी किया तो आरजेडी ने किया। 143 सीट जारी करके लालू यादव परिवार ने एक तरह से तो कांग्रेस को हाशिए पे धकेल दिया। उन्हें बता दिया कि राहुल गांधी भले ही वोट अधिकार यात्रा करके चले जाएं, बिहार में वही चलेगा गठबंधन में जो लालू यादव परिवार चाहे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब मुझे पहले तो ये आप लोग इस बात को जवाब दे दीजिए कि अब आप जितने में फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, उस फ्रेंडली फाइट में मुकेश सहनी से जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर के आपके कैंडिडेट हैं वो से कांग्रेस पार्टी के एक सीट पे लड़ाई लड़ रही है जी। वामपंथी दल के जो है उस पे 4 सीटों पे कांग्रेस पार्टी के साथ उनका संघर्ष है, 5 सीटों पे आरजेडी का संघर्ष होगा। तो ये सारा मैसेज क्या होगा? ठीक है, क्या मैसेज जाएगा डॉक्टर राकेश रंजन जी? हालांकि बात तो 8 सीटों की है, लेकिन चर्चा तो इस बात की 243 सीटों पर होगी कि 8 सीटों पर ये लोग खुद ही लड़ रहे हैं। जी, ये ठीक है, फ्रेंडली फाइट आप नहीं मान रहे हैं, फ्रेंडली फाइट होती भी नहीं है, लेकिन हमें जनता जो है ना, बिहार की जनता सब जानती है और हम अपने कार्यकर्ताओं और जो बिहार की जनता है उसको हम कन्विंस कर चुके हैं कि वहां की स्ट्रेटजी हमारी क्या है। तो हमें इस पे बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं कि इससे ये दिक्कत होगी और सारी चीजें होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे हो सकता है कि आप हमारी स्ट्रेटजी का कुछ पार्ट भी हो, खैर सारी चीजें, लेकिन हम एक है सारी चीजें कि जो इसमें अभी हमारे बीजेपी के साथी और प्रवक्ता जो बात कर रहे थे, आज ये वही लोग हैं ना जो कर्पूरी ठाकुर जी को जब वो मुख्यमंत्री थे तो कौन कौन सी गालियां नहीं देते थे। ये वही लोग हैं ना, जनसंघ ने उनकी ये कैसे पता कि ये वही लोग हैं? ये मैं समझा नहीं, ये कैसे पता कि ये वही लोग हैं? ये तो कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत रत्न दिया, ये कह रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दिया, ये तो ये क्लेम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं कि जो उनकी सरकार गिरा दी थी, उनके तरह तरह की गालियां दी थी, और उन्हीं को नहीं, केंद्र में बीपी सिंह सरकार को भी यही हमारे संवाददाता बता रहे थे लालू जी ने कर्पूरी ठाकुर जी के साथ क्या किया था। छोड़िए उसको, मैं अनिरुद्ध जी, इनकी जो कथनी और करनी में, और खासकर प्रधानमंत्री की तो बहुरूपिया जब देखते हैं लोग जानते हैं। अनिरुद्ध जी फ्रेंडली फाइट पर आते हैं। आपने तो फ्रेंडली फाइट को पूरी तरह मैनेज कर लिया। आवाज तो आपके यहाँ भी उठी थी एनडीए के अंदर, लेकिन आपने तो मैनेज कर लिया फ्रेंडली फाइट को। हमेशा चलती रहे, लेकिन मुझे तो मुकेश सहनी जी को बड़ी संवेदना, आपका चैनल जरूर देखते होंगे, चुपके जरूर देखते होंगे 100%। मुकेश सहनी जी निषाद समाज से आते हैं। निषादों का सम्मान तो वो कर सकता है जो राम का सम्मान करता है, जिसके दिल में राम बसे हैं। ये तो लोग राम को गरियाते रहे हैं, कांग्रेस तो राम का अस्तित्व नहीं मानती, कहां से निषाद का सम्मान करेंगे? तो जाहिर सी बात, सहनी साहब काहे थाली का बैगन बने इधर उधर जा रहे हैं? अरे इधर रहेंगे कम से कम मंत्री भी बन जाएंगे, उधर तो उनको कुछ मिलना जुलना नहीं है। उनके पास में लीडर अब अपोजिशन की भी सीट नहीं आ रही है, पता नहीं तो थाली का बैगन बन इधर उधर घूम रहे हैं। शुक्रिया फिलहाल, शुक्रिया डॉक्टर राकेश रंजन जी, अनिरुद्ध प्रताप सिंह जी, शुक्रिया विनोद जी, शुक्रिया, और मधुरेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। बिहार चुनाव पर हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि ममता बनर्जी फंस गई हैं क्या मुस्लिम ओबीसी आरक्षण पर, क्योंकि वहां पर मुस्लिम युवा एक तरफ रैली निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि अब कोर्ट में खुद हम पैरवी करेंगे। इसी पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।
LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करने वाले हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में मुस्लिम ओबीसी आरक्षण पर ममता बनर्जी फंस गई हैं क्या? दरअसल पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण को लेकर मुस्लिम युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। मुस्लिम युवाओं ने ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर हमला बोला है। इन युवाओं ने एक रैली निकालकर आरक्षण को बहाल करने की मांग की है। ममता बनर्जी पर इन्होंने ठीक से कोर्ट में पैरवी नहीं करने का भी आरोप लगाया। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर आरक्षण को गलत माना था। मुस्लिम तबके के 18 समुदायों को ममता सरकार ने ओबीसी का दर्जा दे दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार के फैसले को कोलकाता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, यह गलत है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन कुछ राज्य सरकार, आप याद कीजिए कर्नाटक में भी ऐसा ही मामला है, कुछ राज्य सरकारों ने कई मुस्लिम समुदायों को शामिल कर लिया ओबीसी की लिस्ट में। तो पश्चिम बंगाल में भी ममता सरकार ने मुस्लिमों को भारी संख्या में ओबीसी का दर्जा दे दिया। तो अब मुस्लिम के कुछ समुदाय के लोग ममता सरकार पर ढिलाई का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल इस बीच 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई होगी। तो अब मुस्लिम संगठनों ने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करने के लिए खुद अपना वकील भेजेंगे। ममता सरकार पर अब भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में अब मुस्लिम संगठन अपना ही वकील भेजेंगे। और ये मामला तब उठा है जब करीब 6 महीने बाद पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो मुस्लिम ओबीसी मामले पर ऐसा लग रहा है कि टीएमसी और ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्या? पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। এইটাই আজকে কোর্টকে দিয়ে করিয়েছে। কোর্টের সবাই খারাপ নয়, আমি কোর্টকে সম্মান করি, কিন্তু যে ব্যক্তি এই রায় দিয়েছে যে ওবিসি রিজার্ভেশন থেকে মুসলিমদের বাদ দিতে হবে, আমি তাদের রায় মানি না, আমি মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলবে, এর জন্য উচ্চতর কোর্টে যেতে হলে যাব। ममता बनर्जी कह रही हैं कोर्ट का तो सम्मान है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण जो है वो जारी रहेगा, हम इसको जारी रखेंगे। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि कैसे जारी रखेंगे जब कोर्ट में ठीक ढंग से उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तमाम सवाल हैं। अब जरा देखते हैं कि कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी क्या कह रहे हैं इस मामले पर। कितने मुसलमान आबादी जहां जा रहते हैं वहां बस बीजेपी को डर दिखाकर, बीजेपी की डर दिखाकर ममता बनर्जी खुद को मसीहा बनते हुए खुद को वोट मुसलमानों से वो अपना पक्ष ले रही है। इसमें दोनों को सुविधा होती है। मतलब ये मिली भगत, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ टीएमसी। तो आप देख रहे हैं कांग्रेस भी ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि दोनों तरफ ये मिली भगत करती हैं। तो ममता बनर्जी की क्या मुश्किलें बढ़ गई हैं कि इसी पर बात करने के लिए हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हमारे साथ स्टूडियो में यहीं पर मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। विनोद जी, हमने तो इस मामले को कई बार कवर किया, कैसे जो राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन, उनके अध्यक्ष भी गए थे, उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया था। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी उसको टर्न डाउन कर दिया। लेकिन इन सब के बीच क्या ममता बनर्जी दोनों तरफ से फंस गई, जैसा अधीर रंजन जी आप कह रहे थे? एक तरफ मुस्लिम युवा दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ जरा ये देखिए 6 महीने में लगभग वहां चुनाव होने वाले हैं।
लाल जी, आपको हमें याद रखना चाहिए कि ये मुद्दा तब उठा था जब पिछड़ा वर्ग का जो राष्ट्रीय आयोग है उसने ये मुद्दा उठाया और इसने एक सवाल किया जी कि स्टेट के जो पिछड़ा वर्ग आयोग है वो किस तरह से मुस्लिम के जमात के वहाँ के सारे मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी का दर्जा में ले आए। बिल्कुल। तो वो एक प्रक्रिया पे सवाल था। उस प्रक्रिया पे जब सवाल उठा तो एक पीआईएल लेके उस समय में कलकत्ता हाई कोर्ट में गया ये मामला जी। और कलकत्ता हाई कोर्ट में जब ये मामला गया तो एक तरह से जो ये मुस्लिम के रिजर्वेशन के मामले को लेके बैकडोर से जो एंट्री थी ओबीसी के लिस्ट में, उस ओबीसी लिस्ट में जब ये बात को लेके आया गया कि इतने सारे कम्युनिटी के लोग जो अलग अलग कम्युनिटी का इसमें नाम था पहले, उसको कैसे ए और बी ग्रुप बना के उसमें जोड़ दिया गया, ज्यादा संख्या में जोड़ दिया और ज्यादा संख्या में जोड़ने से हुआ कि जो एक्चुअल ओबीसी के लोग थे वो उस संख्या में उस जॉब में उस कोटे से नदारद हो गए। कई ऐसी वैकेंसियां निकली जिस वैकेंसी में उनकी संख्या गिनती में रह गई थी। तो ये सवाल जाहिर सी बात था कि एक वर्ग को एक बात को लगा कि उसका हक मारा जा रहा है, तो वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया तो फिर वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए, स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट आई। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि भारतीय संविधान में मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। बिल्कुल। फिर तब ममता बनर्जी ने वो जो स्टेट बैकवर्ड कमीशन है उसका प्रोसीडिंग्स फिर से लेने की कोशिश की है, और यह बात 5 नवंबर का जब आप सुप्रीम कोर्ट में ये लास्ट सुनवाई होगी तो वो उसमें जो करेक्ट करके अपना स्टेट कमीशन का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट ला रही है। तो अब वहां पे मुस्लिम तबके को ऐसा लग रहा है कि ये पूरे सियासत में उनका नुकसान हो रहा है, और उनका नुकसान जो पहले उनको मिल रहा था वो आरक्षण का फायदा वो अब मिलना बंद हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तो ये सवाल अब मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में सबसे बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है उस कम्युनिटी में। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह से इन सब के बीच अब मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि वो खुद अपना वकील भेजेंगे, खुद अपनी पैरवी करेंगे, इससे तो ये पता चलता है कि अब ममता सरकार पर इन लोगों को भरोसा नहीं रहा। डेफिनेटली आप ये देखिए कि ममता बनर्जी जिस तरह से वक्फ के मुद्दे को लेके गुमराह करते हुए दिखे, पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद सीएए भी जोड़ दीजिए, सीएए जोड़ दीजिए कि वहां कितने जलाने का सरकारी संपत्तियों का नुकसान हुआ, लोगों की मौतें हुई। अब आपको जब पूछा जा रहा है कि जब किसी के भलाई के लिए इंडिविजुअल किसी के युवाओं के नौकरी के लिए बात करनी है तब आप इसमें इफ एंड बट करते हैं, क्योंकि बीजेपी ये मुद्दा तो उठा रही है कि आप ओबीसी के आरक्षण से लेके आप एक तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं कि उसमें आप मुस्लिम को इसमें शामिल कर रहे हैं। बिल्कुल। यह सवाल अब दूसरे स्टेट में भी लोगों को समझ में आने लगे। बिल्कुल। ये सवाल जब जितना समझ में आएगा लोगों को उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी ऐसे लोगों की जो इस तरह की राजनीति करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। और इसके साथ अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि अभी हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल गई थी, शबरीमला मंदिर में दर्शन की थी, तो वहां पर उनके प्रोटोकॉल की मैनेजमेंट कमेटी में ऐसे लोगों को क्यों रखा जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। इसी पर करेंगे बात ब्रेक के बाद। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। और ब्रेक के बाद अब हम बात करेंगे कि जो शबरीमला मंदिर है उसकी शुचिता और सोना चोरी का भी आरोप लगा था, उस पर क्या कुछ सवाल उपज रहे हैं केरल से। दरअसल केरल बीजेपी ने आज दिन रात प्रदर्शन करके राज्य सरकार को शबरीमला मंदिर में चोरी और अव्यवस्था में लगे बोर्ड के अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। प्रसिद्ध शबरीमला के अयप्पा मंदिर में सोने की चोरी के बाद स्वर्ण प्लेट लगाने की घटना से श्रद्धालु आहत हैं। भक्तों के दान के साथ इस तरह की लूट खसोट पर बीजेपी ने लोगों का ध्यान आकृष्ट किया है। उधर बीजेपी नेता अनूप एंथनी जोसेफ ने विजयन सरकार के मंत्री वीएन बासवावन पर बड़ा आरोप लगाया। अनूप एंथनी का आरोप है कि महामहिम राष्ट्रपति के मंदिर दर्शन के दौरान इन मंत्री ने स्वामी अयप्पा के प्रति अनादर का भाव व्यक्त किया था। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति एक साधारण भक्त की तरह हाथ जोड़े, माथे पर गठरी लिए अयप्पा के प्रति सम्मान के साथ मंदिर की परंपरा का निर्वहन कर रही थी। लेकिन अनूप का आरोप है कि बगल में खड़ा देवस्थान मंत्री ने आदर का कोई भाव तक व्यक्त नहीं किया।
बीजेपी का आरोप है कि बासवन का दावा नास्तिक होने का मान भी लिया जाए तो फिर एक नास्तिक व्यक्ति का मंदिर के प्रबंधन में इतनी बड़ी उनकी भूमिका क्यों होनी चाहिए? भारत के प्रमुख हिंदू मंदिरों के प्रबंधन सरकारी अफसरों और मंत्रियों के जिम्मे में है। दक्षिण के हजारों मंदिर राज्य सरकार की रेवेन्यू में बड़ा योगदान करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिनका मंदिर और पूजा में कोई आस्था ही नहीं है, वो धर्म और आस्था के केंद्रों के रखरखाव की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? ये सवाल तो अक्सर ही पूछा जाता है। और इस पूरे मामले पर केरल में नेता प्रतिपक्ष वीडी सतीशन ने क्या कुछ कहा है, उनको देखिए। It was a pilferage of gold in 2019, and the Devasam Board president members are implicated as accused. The entire Devasam Board is implicated as accused in the case investigated by the Special Investigation Team. And this Murari Babu is also an agent of the then Devasam Minister and the Devasam Board. An interesting thing that the court revealed that they have suppressed this matter, that there was the pilferage of gold in the Sabarimala. And the Dwarabalaga Shilpa, a sculpture, was sold to a willing purchaser with a substantial monetary consideration. तो सोना चोरी वाले मामले पर बोल रहे थे वहां के विपक्ष के नेता और भाजपा के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भी सरकार से इस मामले में सीएजी ऑडिट की मांग की है। Looting gold from sacred Sabrimala, and now reports of Malabar Devasam Board also being looted, and also now reports coming out of Guruvayur Devasam also having 25 crores missing. This is something that is uniquely happening only in Hindu temples and Hindu places of worship. We have asked for a CAG audit of all the temples under the Devasam Board, and most importantly, we have asked if there is a modicum or a degree of accountability which is vital in democracy, a little bit of shame in Pinarayi Vijayan's government, the Devasam Board chairman should be made to resign. ये पूरा मामला है क्या और किस तरह का विवाद हो रहा है, इसी पर जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता विन्या, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं इस मुद्दे पर बात करने के लिए। विन्या, जिस तरह से बीजेपी ने इस मुद्दे को उठाया है, एक तो सोने की चोरी का मामला है और दूसरा कि एक मंत्री का जो भाव था राष्ट्रपति जी की यात्रा के दौरान, उस पर बीजेपी ने सवाल उठाया। क्या कुछ कहना है केरल सरकार का इस मामले पर जवाब के रूप में? ये मामला ये है कि कम्युनिस्ट सरकार ये विश्वास नहीं है, अगर न भगवान संकल्प को नहीं मानते, मगर उन लोगों को मंदिर चाहिए। इस बात के लिए वहाँ के पैसा, जितना पैसा उधर आ रहा है वो पैसा सरकार को चाहिए, इसलिए मंदिर चाहिए, मगर वो लोग भगवान या विश्वास को नहीं मानते। मगर सरकार का कहना ये है कि जब हम लोगों को विश्वास नहीं है, ठीक है, हम विश्वास नहीं मानते, मगर हम उधर जाएगा, उधर का सब पालन करेगा, उसका मेंटेनेंस करेगा, मैनेजमेंट करेगा, उसके लिए हमने देवस्वम बोर्ड रखा है। और जहाँ जितना भी लूट वहाँ हुआ है या सोने का चोरी हुआ है उसका जांच हो जाएगा, और जो लोग चोरी किया है उनको हम बाहर निकाल के आके उनको लोगों के सामने खड़ा करेगा और उनको की जेल में भेज देंगे, ये बोल रहे हैं सरकार ने। मगर असली में क्या हुआ है ये हाईकोर्ट की सुपरविजन में यहाँ पे शुक्रिया विन्या फिलहाल आपका, क्लियरली ये बोला शुक्रिया विन्या फिलहाल आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। इस समय सीधे चलते हैं बक्सर, जहां पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। प्रभु श्री राम का चरण पड़ा, यहां पर विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम को कई प्रकार की शिक्षा दीक्षा दी। ताड़ का वध करने के लिए यही भूमि से विश्वामित्र जी उनको मिथिला की ओर ले गए, और बक्सर वालों, मोदी जी ने बक्सर को रामायण सर्किट का हिस्सा बना लिया है, रामायण सर्किट। और मैं बताता हूं, कुछ ही दिन पहले बक्सर के पूर्व में सीतामढ़ी में
माता सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया है। अयोध्या में 550 साल के बाद बाबर ने मंदिर तोड़ा था। उसके बाद 2019 में मोदी जी ने शिलान्यास किया और मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। मुझे बताओ बक्सर वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? सीतामढ़ी में मां सीता का मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी, ये राहुल एंड कंपनी इसका विरोध कर रही है, विरोध कर रही है। मैं आज कह कर जाता हूं, लालू जी वोट बैंक की लालच में राम मंदिर का विरोध किए, मगर अब बक्सर वाले इस चुनाव में आपको अपना परिचय देने वाले हैं, परिचय देने वाले हैं। भाइयों बहनों, मुझे एक बात बताइए, आप ये जो सीतामढ़ी का मंदिर बन रहा है, इसके साथ प्रभु राम और सीता की पहली भेंट का मंदिर, लव कुश का जन्म स्थान और सीता माता का अंतिम निवास, ये सभी को 850 करोड़ के साथ हम आगे ले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी नीतीश जी की सरकार ने, एनडीए सरकार ने अभी अभी 1 करोड़ जीविका दीदी को सबके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया जमा करने का काम एनडीए सरकार ने किया है। हर घर की 125 यूनिट तक बिल माफ कर दिया। माताओं बहनों को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया। मोदी जी ने विधानसभा में 33% माताओं बहनों को आरक्षण दिया। पटना में मेट्रो लेकर आए, युवाओं को 1,000 रुपये का बेकारी भत्ता हम देने वाले हैं। विधवा पेंशन 400 रुपये से 1100 रुपये किया। बुजुर्गों का पेंशन 400 रुपये से 1100 रुपया किया। आशा बहनों का 1,000 रुपये से 30,000 रुपया किया। आंगनवाड़ी सेविकाओं का 7,000 से 9,000 किया। और ममता कार्यकर्ता को भी उनका मानदेय डबल करने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने किया। लालू जी, आपने लूट, अपहरण, फिरौती, जघन्य नरसंहार, इसके सिवा कुछ किया है तो बताओ। और भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने अपने बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों बताओ। सीधा प्रसारण आप बक्सर से देख रहे थे, जहां अमित शाह इस समय जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, विपक्ष पर तगड़ा हमला बोल रहे हैं और एनडीए की जो डबल इंजन सरकार ने बिहार के लिए किया है उसकी पूरी लिस्ट गिना रहे थे। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।